हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 द सरमन ऑफ बनारस। ठीक है, प्रोज क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। चलिए, कुछ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें स्टोरी जो दी है वो किससे रिलेटेड है। तो बिफोर यू रीड में देखते हैं, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 1563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ही वॉज अ फिलोसफिकल फेलो इवन इन हिज चाइल्डहुड। यद्यपि वो अपने बचपन से ही बहुत ही फिलोसफिकल टाइप की थिंकिंग के थे पर्सन। ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। उनको पढ़ाई करने के लिए 12 साल की उम्र में भेज दिया गया। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16। और उनकी शादी जो है 16 साल की उम्र में कर दी गई। दे हैड अ सन, उनके एक बेटा था। व्हेन ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब वो 25 साल के थे। वन डे व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर हंटिंग ही कॉट साइट ऑफ अ सिक मैन। जब एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक पर्सन को देखा जो कि बीमार था। मीन्स पहला सीन क्या देखा, साइड एक बीमार आदमी को। एंड एज मैन, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा। अ डेड मैन्स फ्यूनरल, एक प्रोसेशन, एक मरे हुए आदमी का वो शव यात्रा देखी। एंड अ मंक, और एक साधु सन्यासी देखा। ठीक है, ही रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज अ होम ऑफ सफरिंग। फिर उन्हें महसूस हुआ ये जो दुनिया है ये दुखों का घर है, सफरिंग मुसीबतों का एक घर है। ही लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ विजडम, ज्ञान की खोज में। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड गॉट एनलाइटमेंट। और वो लगभग 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये एक कहानी है इस चैप्टर में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स गौतम बुद्ध से रिलेटेड है चैप्टर, और इसमें क्या बताया गया है डिटेल से हम लोग अब एक्सप्लेन पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। चलिए, फर्स्ट पैसेज है स्टूडेंट्स। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया। मीन्स महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना जीवन उत्तरी भारतीय में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। ही बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। अपना जीवन स्टार्ट किया किस नाम से, सिद्धार्थ गौतम के नाम से। कहाँ पर, इन नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। ठीक है। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। और जब इनकी उम्र 12 साल होती है तो उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बाहर भेज दिया गया। और 4 वर्ष के बाद वो एक प्रिंसेस से क्या कर दी जाती है, उनकी शादी की जाती है। जब वो 4 वर्ष बाद वो एक राजकुमारी के विवाह के लिए क्या होते हैं, वापस घर लौटते हैं। ठीक है, तो एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है। एंड 4 years लेटर, 4 साल बाद ही रिटर्न होम, वो घर वापस होते हैं, टू मैरी या प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। फिर उनके एक बेटे का जन्म होता है और गौतम बुद्ध फिर 10 वर्ष तक राजसी ढंग से रहते हैं वहां पर। ठीक है, बेफिटेड रॉयल्टी, कितने साल तक, लिव्ड फॉर 10 years। बेफिटेड रॉयल्टी मीन्स बहुत ही राजसी ढंग से वहां पर रहते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग जब उनकी उम्र कितनी हो जाती है, 25 वर्ष की उम्र में, द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, तब उन्हें लगता है कि संसार से के दुखों से बचाकर रखा गया था। मीन्स 25 साल तक। वाइल आउट हंटिंग 25, द प्रिंस हेयरफोर शील्डेड, बचा कर रखा गया था, फ्रॉम द सफरिंग्स, मुसीबतों से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मीन्स दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, समस्या उनके सामने नहीं आने पाती थी, उनको बिल्कुल शील्डेड करके रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, लेकिन जब उन्हें शिकार करने का चांस मिलता है, शिकार खेलने के लिए जब वो बाहर गए हुए हैं तो उन्हें क्या मिलता है, एक चांस मिलता है देखने किसका, अपॉन अ सिक मैन, एक बीमार आदमी का। देन एन एज्ड मैन, फिर एक बूढ़े आदमी का। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक शव यात्रा का। एंड फाइनली अ मंक, और अंत में किसको देखते हैं, उनको देखने का मौका मिलता है एक सन्यासी का।
ठीक है, एक भिक्षुक उनको मिलता है, बेगिंग फॉर आर्म, जो कि क्या कर रहा होता है, भिक्षा मांग रहा होता है। दीज साइट्स so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। अब इन दृश्यों ने उसे इतना प्रभावित कर दिया कि वो तुरंत ही इन दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कर देता है, उसने संसार का दौरा किया, जो दुख उसने देखे थे। एक बार फिर से देख लीजिए, दीज साइड्स सो मूव्ड हिम, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता, मूव्ड हो जाता मतलब बहुत परेशान होता, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो बाहर चला जाता है दुनिया को देखने, टू सीक इनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कॉन्सर्निंग द सारोज, इन दुखों को दूर करने के लिए, ही हैड विटनेस, मतलब जो कुछ उसने देखा था, जो विटनेस बना था, कहने का मतलब जिन दुखों को उसने देखा था, जिन समस्याओं को, इसे निजात पाने के लिए वो बाहर संसार में निकलता है कि इनका कारण क्या है और इनका निवारण क्या है, इसको जानने के लिए वो बाहर दुनिया में निकलता है। He wandered for 7 years, वो 7 साल तक इधर उधर घूमता है, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, वेर ही वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और जहाँ पर वो बैठते हैं मीन्स उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ उसी समय तक बैठे रहने की शपथ भी लेते हैं। ही ओड, उन्होंने कसम ली, टू स्टे, बैठे रहने की, जब तक कि उन्हें एनलाइटमेंट केम नहीं हो जाता, मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वहीं पर वो बैठे रहने की ओथ लेते हैं, ओट लेते हैं। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the बोधि ट्री। 7 दिन के बाद मीन्स लगातार वहाँ 7 दिन बैठने के बाद उन्हें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त कर होता है। फिर उन्होंने उस पेड़ का नाम भी बदल के क्या रख दिया, बोधि ट्री रख दिया, मीन्स बोध वृक्ष उनका नाम रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब क्या होता है, ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर क्या होता है, वो लोगों को शिक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने जो एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो अपना नया ज्ञान होता है, अपनी जो नई शिक्षा होती है, उन्होंने सबको देना शुरू कर दिया। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा अवेकेंड और द इनलाइटेंड, और उसी के बाद उनका नाम जो क्या पड़ जाता है, बुद्ध पड़ जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान या इनलाइटेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जागरूक या ज्ञानी। At the Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved at his given here. अब जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, बनारस शहर में दिया था। ठीक है, मीन्स फर्स्ट सरमन, जो पहला उपदेश है, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मीन्स पहला उपदेश उन्होंने बनारस शहर में दिया था, जो कि मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे पर एक पवित्र स्थान है। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस मीन्स गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही पवित्र स्थान है, ऑन द रिवर गंगा। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व, और वो जो उपदेश हैं वो क्या कर लिए गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षित हैं। एंड इज गिवन हियर, जो भी यहाँ पर दिए गए थे, मीन्स जो गंगा के किनारे बनारस में उपदेश दिए गए थे, उनको क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ये एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध की समझदारी को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रतिबिंबित करता है, द बुद्धाज विजडम, बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध की समझदारी को, अबाउट एन इनक्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, मीन्स ऐसा दुख जो अनसमझे दुख के बारे में क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पैसेज यहाँ तक कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखते हैं। Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief she carried a dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. अब यहाँ पर किसा गौतमी के बारे में एक स्टोरी दी हुई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किसा गौतमी का एक पुत्र था और वो मर गया था। In her grief she carried the dead child to all her neighbors. अपने दुख में वह अपने मृतक बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले जाती थी और सभी से अपनी उसकी दवा पूछती थी, और वो अपना होश गंवा बैठी थी क्योंकि उसका बेटा मर गया था।
फिर से देख लीजिए, किशा गौतमी हैड एन ओनली सन, उसके एक बेटा था, एंड ही डाइड, वो मर गया था। इन हर ग्रीफ शी कैरीड, अपने दुख में शी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो लेके जाती थी अपने मरे हुए बच्चे को टू ऑल हर नेबर्स, सभी पड़ोसियों के पास। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उन लोगों से दवाई पूछती थी। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते थे, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने क्या किया है, अपना दिमाग खो दिया है। द बॉय इज डेड, क्योंकि लड़का क्या हो गया है, उसका बेटा मर गया है, इसीलिए वो अपना होश गंवा बैठी है। एट लेंथ किशा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, अंततः किशा गौतमी जो एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड दाई चाइल्ड, हम तेरे बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं दे सकते। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मुझे एक डॉक्टर पता है जो तुम्हें दवाई दे सकता है। एक फिजिशियन मुझे पता है जो हु कैन मतलब दवाई तुम्हारे बच्चे को दे सकता है, मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, ऐसा उस पर्सन ने बोला। एंड द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज़ बताओ मुझे, हु इज़ इट, वो कौन है। मीन्स अब वो उसके बारे में जानने के लिए परेशान हो गई कि आप जल्दी से बताइए उस व्यक्ति का। उसने प्रार्थना किया कि आप बता दो जल्दी से। एंड द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि, यहाँ पे साल्य मुनि की जगह साक्य मुनि होना चाहिए था बच्चे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर के कर लीजिएगा। साक्य मुनि द बुद्धा, मीन्स उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में बताया। साक्य मुनि बुद्ध के बारे में बताया कि आप उनके पास चले जाओ और वो क्या कर सकते हैं, आपके बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं। किशा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब जो किशा गौतमी होती है वो किसके पास पहुंची, गौतम बुद्ध के पास पहुंची और वहां चिल्लाई, भगवान स्वामी क्या करो, मेरे बच्चे को दवाई दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ठीक है, मीन्स इस तरीके से तेज तेज वो चिल्ला रही है। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन एंड विल क्योर माई बॉय, मीन्स मुझे दवाई दो और मेरे बच्चे को सही कर दो, बचा दो। द बुद्धा एंसर्ड, अब बुद्ध ने उसको जवाब दिया, बुद्ध ने उसे जवाब दिया कि क्या करो, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, और ये सुन करके जब लड़की ने प्रसन्नता के साथ इसे लाने का वायदा किया, प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, इसे लाने का प्रॉमिस किया, बुद्धा एडेड, तो बुद्ध आगे बोले कुछ और बात। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको सरसों के दाने उसके घर से लाना है जहाँ पर जिसका कोई बेटा न मरा हो, जिसका कोई पति न मरा हो, जिसके कोई मम्मी पापा या दोस्त उस घर में कोई ख़त्म ना हुए हों, ऐसे घर से आपको एक मुट्ठी सरसों का दाना लेके आना है। पुअर किशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब जो किशा गौतमी है सरसों के बीज लाने के लिए क्या कर रही है, दरवाजे दरवाजे जा रही है। एंड द पीपल पिटीड हर एंड से, लोग उस पर दया दिखाते हैं, है ना, और कहते हैं, हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, अरे बिल्कुल ले लो आप एक मुट्ठी सरसों का दाना, तुरंत मुझसे ले लो, उस पर दया दिखाते हुए लोग बोलते हैं इन्हें ले जाओ। बट वेन शी आस्क, लेकिन जब वो पूछती है, डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई बेटी, बहन, बेटा, फादर, मदर कभी कोई मारा तो नहीं है। दे आंसर्ड हर, लॉस द लिविंग ऑफ यू, है ना, तब वो लोग उसको जवाब देते हैं कि मेरे यहाँ तो अनेकों लोग मर चुके हैं। लास्ट द लिविंग आर फ्यू, बहुत से लोग, बट द डेड आर मेनी, बहुत से लोग मर चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ भी वो घर जाती है जिसके, वो वही जवाब मिलता है उसको कि हमारे घर भी लोग मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस आर फॉर डीपेस्ट, मेरे दुख को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, मतलब वो लोग उसको बोलते हैं कि जो ऐसा है, ये दुख की बात है कि कुछ ही जीवित है मेरे घर में तो अनेकों लोग मरे हैं, हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, जो हमारे दुख हैं उन्हें मत याद दिलाओ। ठीक है, एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ किसी परिजन की उसमें मौत ना हुई हो। मीन्स ऐसे सभी घर जो हैं किसी न किसी की हर एक घर में मौत हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से किस्सा गौतमी
अपना दौड़कर अपने बच्चे के लिए सरसों ढूंढने का प्रयास करती है। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब किस्सा गौतमी थक गई थी, निराश हो गई थी। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर extinguished अगेन। अब वो किनारे शहर की रोशनी को देखती हुई बैठ गई है। रोशनी को देखती हुई उसे बार बार जलते हुए और बुझते हुए वो देख रही है। ठीक, फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन मीन्स बार बार उसे जलते हुए बुझते हुए उस प्रकाश को देख रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर। अंत में सर्वत्र रात के अंधेरे का साम्राज्य हो जाता है मीन्स फाइनली काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है हर जगह। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। अब क्या देखती है कि वो व्यक्तियों के भाग्य के बारे में भी उसने विचार किया कि उनके जीवन चमकते हैं और उसने अपने आप में सोचा मीन्स इस तरीके से वहाँ बैठे बैठे सोच रही है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने अपने बारे में ये सोचा। ठीक है, मीन्स जिस तरीके से देख रही है कि रात हो गई है, उसने व्यक्तियों के भी भाग्य के बारे में विचार किया कि उनके जीवन चमकते हैं और उसने अपने आप में भी ये बात सोची। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। और क्या बोल रही, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है। एट इन दिस वैली of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। अब क्या बोल रही है कि तो भी निराशाओं से भी संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है ना। एट इन दिस वैली, इस घाटी में, ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ मीन्स निराशाओं से भी संसार रूपी घाटी में क्या है, एक रास्ता है, एक पाथ है। दैट लीड्स हिम इमॉर्टलिटी, जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपने स्वार्थ त्याग देता है। वो जब पर्सन अपने सारे स्वार्थ त्याग देता है तो भी संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड इज डबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब बुद्ध ने उसको जवाब दिया, इस संसार में नश्वरों का जीवन दुखों से भरा हुआ और क्षणिक पीड़ा से पूर्ण है। ठीक है, द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। ठीक है, मीन्स इस संसार में नश्वरों का जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, क्षणिक पीड़ा से पूर्ण है और आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि पेन फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death of such a nature are living beings। आगे वो जवाब देते हैं, क्योंकि ऐसा साधन नहीं है। सच फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, कोई ऐसा साधन नहीं है, by which those that have been born can avoid dying, कि वो लोग मरने से क्या कर सके, अपने आप को बचा सकें। कि वो बता रहे हैं जिसके द्वारा जो पैदा हुआ है वो मृत्यु से बच सके, ऐसा कोई भी साधन नहीं है यहाँ पर। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और बुढ़ापा आने के बाद ही मौत आती है। मीन्स ये चीज़ उनसे समझा रहे हैं कि आदमी जो पैदा होता है उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मौत से बच सके, और जो एक नियम है कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसे क्या होता है, मरना होता है। आप सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, तभी सभी सजीव प्राणियों का ये स्वभाव ही है कि एक दिन उन्हें क्या होना है, मरना है। ठीक है, As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death। और आगे समझाते हैं, जिस प्रकार पके हुए फलों का गिरने का खतरा होता है, उसी प्रकार जब जीव पैदा होते हैं तो उसको मृत्यु का भी खतरा होता है। एक एग्जाम्पल दिया कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, एक पके हुए फल को जिस तरीके से गिरने का नीचे खतरा होता है, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ, इसीलिए जो इंसान है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं, उसे भी क्या होता है, मृत्यु का खतरा होता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द, देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे महात्मा बुद्ध से दे रहे हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ में लगा हुआ फल अंततः क्या हो जाता है, पककर गिर जाता है, उसी तरीके से इंसान भी धीरे 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 जब वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब वो एक फल की तरह पक जाता है और उसका भी अंत हो जाता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन जो कि कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, अंत में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है,
पॉटर इंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल। बस उसी प्रकार जीवन होता है। मीन्स जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बनाए हुए कच्चे बर्तन जो होते हैं वो एक दिन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सेम उसी तरीके से सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और उसी तरीके से जीवन का भी हश्र होता है। उसी प्रकार से एक दिन जीवन भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, युवा और प्रौढ़ दोनों, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, दोनों, वो जो मूर्ख भी होते हैं और जो विद्वान भी होते हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मौत के अधीन हो जाते हैं। कहने का मतलब है आप मूर्ख हो या फिर बुद्धिमान हो, आप एडल्ट हो या यंग हो, मीन्स एक दिन जिस तरीके से बर्तन टूट जाता है उसी तरीके से सभी को क्या होना है, एक दिन मौत के गल में समा जाना है, मतलब खत्म हो जाना है। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने उसको क्या किया, ज्ञान दिया, एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखते हैं इसमें। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। अब क्या कह रहे हैं कि वे लोग जो जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, मतलब वे लोग जिन पर मौत क्या कर लेती है, विजय प्राप्त कर लेती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से चले जाते हैं, ठीक है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। किन्समैन भाई बंधु, देयर रिलेशन अपने रिश्तेदारों को बचा पाते हैं। मार्क, ध्यान रखो, मार्क का मतलब क्या है यहाँ पर, ध्यान रखो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ। आगे कह रहे हैं जब रिश्तेदार तुम्हें देख रहे होते हैं और गहन विलाप कर रहे होते हैं, लैमेंटिंग डीपली, बहुत तेजी से रो रहे होते हैं, तो होता क्या है, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी की डेथ होती है और वहाँ पर जो लोग चारों तरफ से उनके रिलेटिव बैठे हुए हैं और वो बहुत तेज़ी से रो रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो जो रोने वाले हैं जिसके जाने पर वो रो रहे हैं, वो लोग भी एक एक करके क्या हो जाते हैं, कैरीड ऑफ हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक बछड़े को कसाई के यहाँ कटने के लिए ले जाया जाता है। स्लॉटर मतलब कसाई के यहाँ कसने के लिए ले जाया जाता है। उसी तरीके से इंसान भी धीरे धीरे सब लोग क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। शो द वर्ल्ड इज afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the forms of the world। इसीलिए महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि संसार जो है मृत्यु और पतन से पीड़ित है। द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, जो संसार है वो किससे पीड़ित है, मृत्यु से और पतन से। देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव नोविंग द फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शोक नहीं मनाते हैं क्योंकि वो संसार के नियम को जानते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक दुनिया का रूल है, संसार का नियम है कि जो इंसान आया है उसे जाना है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को लेकर के दुखी नहीं होते हैं। जो वाइज हैं वो डू नॉट ग्रीव, वो दुखी नहीं होते हैं किसी के मरने पे, वो परेशान नहीं होते हैं, वो पछताते नहीं हैं, क्योंकि नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया के नियम को जानते हैं। वो इतने समझदार हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो समझ चुके हैं कि यहाँ का रूल ही है ये। मतलब जब सभी को मरना है, सभी के घर किसी कोई ना कोई आजकल मरता है, तो वो लोग इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये तो सभी के घर का रूल है, सभी के यहाँ इस होना है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो परेशान नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पैसेज हम लोग देखते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer। कह रहे हैं कि रोने और दुख प्रकट करने से, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी के जाने पर बहुत रोते हो, बहुत दुखी होते हो, तो ये समझ लो कि ना तो आप हो और ना ही किसी को इससे
मन की शांति मिलने वाली है, ऐसा तो नहीं है। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, बट होगा क्या, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत होगा क्या, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसके शरीर को भी कष्ट होगा। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके साथ ये समस्याएं हो सकती हैं। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को क्या कर लेगा, कमजोर और बीमार कर लेगा। एट द डेड और नॉट सेड बाई हिज लैमेंटेशन, फिर भी मरे हुए लोग उसके विलाप से नहीं बचाए जा सकते हैं। मीन्स जो मर गया है वो आपके रोने से, दुखी होने से, कभी भी लैमेंटेशन से, मीन्स विलाप करने से वापस नहीं आ सकता, वो जीवित नहीं हो सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, तो आगे कह रहे हैं वो व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है, एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेन द एंड ग्रीफ, जो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो शांति की तलाश करता है, उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर निकालना चाहिए। आप फिर से देख लीजिए यहाँ से, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो, जो शांति की तलाश करता है उसे ड्रा आउट कर देना चाहिए द एरो, उस एरो को, काहे के एरो को, एरो ऑफ लैमेंटेशन, जो विलाप का तीर है, जो ये दुख तकलीफ का तीर है, इसे आपको क्या कर देना चाहिए, अपने अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, मतलब जो दुख तकलीफ है, फिर शोक, शिकायत के तीर को, कौन कौन सा तीर है यहाँ पर देखो, ये जो लैमेंटेशन का, कंप्लेन का एंड ग्रीफ का। ही हु सीक्स पीस, जो आप शांति से रहना चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो, तो यदि किसी की डेथ होती है तो आप अपने अंदर से ड्रा आउट कर दो, निकाल दो, कौन कौन सी चीज़, लैमेंटेशन का एरो, तीर किसका है, लैमेंटेशन विलाप का, रोने का, एंड कंप्लेन शिकायत का, एंड ग्रीफ दुख का, मतलब इसको आपको बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ही हु has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। अब आगे क्या कह रहे हैं, वह व्यक्ति, he who has drawn out the arrow, वह व्यक्ति जिसने इन तीर को बाहर निकाल दिया है, has become composed, drawn out the arrow and has become composed will obtain peace, और शांति प्राप्त करेगा, जिसने इनको निकाल दिया है वो क्या करेगा, शांति प्राप्त करेगा, ऑफ माइंड, माइंड की, ही हु हैज ओवरकम ऑल सारो, और जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और धन्य हो जाएगा। तो इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध की जो सरमन्स हैं, जो उपदेश हैं, तो वो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, तो कहीं ना कहीं से ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि हाँ अभी तक आपने हमारा चैनल लर्न विद अशोक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियोज़ आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।